नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज जनता की आवाज में हमारे साथ मजदूर और किसान दोनों एक ही माध्यम से जुड़े हैं और देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो आज हमारे साथ हैं दलजीत सिंह जी, उनके साथियों के साथ जिनका नाम है बरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष और सौरभ पटेल महामंत्री जी। ये अध्यक्ष हैं इंटार्क मजदूर संगठन के। दलजीत जी और इनके साथी ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये लोग जिनका हौसला कभी नहीं टूटा। दलजीत जी कंपनी प्रबंधकों द्वारा लगातार काम करते हैं। 14 अगस्त 2021 से चल रहा इनका लगातार संघर्ष अभी भी जारी है और हमारा मानना तो ये है कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो उसका शायद अभी तक हौसला टूट के चूर हो चुका होता। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन प्रभारी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बलजिंदर सिंह मान जी। नमस्कार सर। प्रदेश के साधारण किसानों के लिए ये एक असाधारण आवाज बन चुके हैं। किसानों के हर संघर्ष में उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि जनता की आवाज में आज कौन से मुद्दे और कौन सी आवाज साधारण से असाधारण बनेगी। तो मेरा पहला सवाल दलजीत जी आपसे है कि एक कंपनी में यूनियन की क्या जरूरत रहती है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सतर्क भारत लगातार हमें कवरेज करता रहा है, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। और ये यूनियन बनाने की जो प्रक्रिया है ये शुरू क्यों होती है? ये उत्पीड़न जैसे जैसे बढ़ता है, श्रमिकों के ऊपर दबाव बनता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के जब उन्हें निकाल दिया जाता है और महंगाई को देखते हुए उनको उस महंगाई में उनको वो पैसा जो मिलना चाहिए, जो एग्रीमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है और लगातार उत्पीड़न बढ़ता है, तो फिर यूनियन बनाने की जो सामने समस्या खड़ी हो जाती है और जरूरत पड़ती है फिर यूनियन बनाने की। तो यूनियन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि उत्पीड़न को हम रोक पाएं किसी तरह। तो सर मेरा आपसे जो सवाल है बलजिंदर सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जैसे किसानों के लिए जो मुख्य समस्या है इस वक्त देश में, जो हमारे गरीब किसान हैं उनके लिए जो मुख्य समस्या है वो क्या है देश में? देखिए, किसान गरीब हो चाहे ज़्यादा खेती वाला हो चाहे कम खेती वाला हो, समस्याएं सबकी बराबर हैं और किसान मजदूर देश की रीढ़ हैं, क्योंकि आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। तो खेती मजदूर और किसान ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं और इनकी समस्याएं भी लगभग सेम ही रहती हैं। तो समस्याएं जो है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद समस्याएं कम होने की बजाय समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई? क्योंकि सरकारों ने किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। पश्चिम देशों के ऊपर, जैसे अमेरिका जैसे देश जो हैं, जो अमीर देश हैं, उनका दबाव इनके ऊपर रहा, हमारे देश के ऊपर रहा। WTO जैसे समझौते किए, उससे कि हमारा जो किसान है वो दबता चला गया, क्योंकि पश्चिम के जो देश हैं वो अपना अनाज दुनिया की मंडी में बेचना चाहते हैं और हमारे देश का जो अनाज है वो अगर बाहर नहीं जाएगा तो हमारा किसान और मजदूर और गरीब होता चला जाएगा। तो हमें भी मंडी मिले दुनिया में, हमारा भी अनाज बाहर जाए, हमारे फल बाहर जाएं, सब्जियां बाहर जाएं, तभी किसान जो है मजबूत हो पाएगा, मजदूर किसान मजबूत हो पाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पश्चिम देश अभी भी दबाव बनाए हुए हैं हमारे देश पे। उनका दबाव ये भी है कि आप यहाँ की सब्सिडी खत्म कर दो। वो अपने देश की सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे, वहाँ की सरकारें अपने किसानों को सब्सिडी देती हैं, चाहे वो अनाज उनको समंदर में फेंकना पड़े, उनको सब्सिडी देती हैं, किसान को वो जीवित रखते हैं। हमारा देश क्योंकि विकासशील देश है, हमारे देश में इतने अभी संसाधन नहीं है सरकारों के पास कि सब्सिडी देती है, जो भी थोड़ी बहुत सरकार देती है किसानों को, लेकिन उसको भी ये पश्चिम देश में बंद करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है धीरे धीरे जो है खेती जो है उसके ऊपर देखिए संसाधन कम होते चले गए, वाटर लेवल हमारा डाउन होता चला गया, नदियां आपस में नहीं जुड़ी हैं। जब तक पानी का साधन नहीं होगा और दूसरे इम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, तब तक खेती कैसे हो पाएगी? आज अगर हमारे देश की अगर सारी नदियां जुड़ जाएं तो हमारे देश में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। आज जो इस समय मौसम चल रहा है,
इसमें मानसून नहीं आया, अभी तक जो गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि फसलें ख़राब हो रही हैं। तो ये इन चीज़ों से सबसे निपटने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और वो सरकारें ही दे सकती हैं, जो कि नहीं दे पा रही। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है, आप पर्यावरण को मानेंगे या गवर्नमेंट को मानेंगे? देखिए, पर्यावरण तो हमारा कभी साथ देता है, कभी नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमियां हैं कि गवर्नमेंट जो है, जैसे नदियां जोड़ो का नारा तो देते हैं कि सारी नदियां जोड़ो, और लेकिन वो काम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो काम नहीं कर पाते। तो अगर हमें आज हमारे देश में जो नहरें हैं उनकी साफ सफाई नहीं हो पाती, नालियां जो है बंद पड़ी हैं, नहरें नदियां जो आपस में जुड़ नहीं पाई, नए डैम्स नहीं बन पाए। हाँ, आज़ादी के बाद डैम बने थे कुछ, वही डैम आज भी चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं और हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत है, पानी संसाधन की ज़रूरत है, ताकि जहाँ पे सिंचाई नहीं हो पाती वहाँ तक पानी पहुँच सके, और जो फसल जो है पहले से बेहतर हम उसको कर सकें, हम मानसून पे आधारित ना रहें। इस साल इतना मानसून कमज़ोर रहा कि कहीं कहीं तो धान की रोपाई भी नहीं हो पाई। जब धान नहीं रोपाई नहीं हो पाएगी तो धान आगे चावल की समस्या आएगी, जैसे अनाज की समस्या आएगी। तो हमारा देश में आबादी वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, हर साल इतनी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से उस रेशियो से अनाज भी चाहिए। लेकिन अनाज कैसे आएगा? जहाँ जो अनाज वाली उगाने वाली ज़मीनें हैं वहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, और जो ज़मीन उपजाऊ है भी वहाँ पे फैक्ट्रियों से केमिकल छोड़ दिया जाता है, वो केमिकल से फैक्ट्रियाँ खेती जो है ख़राब हो रही है। तो जब हमारा अनाज का उत्पादन कम होता चला जाएगा, जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी, तो उससे हमारे देश में आने वाले समय में अनाज की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसके ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। जी जी, और सवाल आपसे पूछते रहेंगे। फिलहाल आपसे मेरा ये सवाल है कि यूनियन जो है होती है एक कंपनी में, वो आम मजदूर को क्या फायदे पहुंचाती है? देखिए, आम मजदूर को, जैसे कि हमने 2017 में यूनियन हमारी बनी, उससे पहले आप देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो मजदूर हैं हर साल, जैसे जो पुराने, जैसे कोई 4 साल कोई 5 साल पुराना है, हर चीज में वो संपूर्ण है, हर काम वो कर सकते हैं। तो डेजिग्नेशन चेंज होनी चाहिए हर साल, लेकिन कंपनी प्रबंधक की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है। और हमने पहली बार जब यूनियन बनाई तो हमने देखा कि हमारे जो साथी हैं उनका जो एग्रीमेंट है वो, मान लो किसी का 300 रुपये और किसी का 3000 रुपये। अब ये जो उत्पीड़न हो रहा था जो पहले से, तो उसको रोकने के लिए एक संगठन बनाया, और संगठन में ये था कि भाई ऐसा अब नहीं होगा। जो मेहनत करता है और जिसकी डेजिग्नेशन वाकई चेंज होनी चाहिए, जो सारे काम जानता है उस हिसाब से उसकी डेजिग्नेशन चेंज होनी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है, तो अब हम उस पर आवाज उठाएंगे। तो हमने यूनियन रजिस्ट्रेट करवाई, यूनियन बनी। उसके बाद में ये आप देख ही रहे हो कि 2017 के बाद से लगातार जो है ये संघर्ष हमारा जारी है, और ये 2022 चल रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो हौसले बुलंद हैं, वाकई हम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, और आप अब और भी ज्यादा हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा जो साल बीतते जाएंगे तो हमारे हौसले कमजोर नहीं होने वाले हैं। हम डट के मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे इनके साथ, क्योंकि हमारे मन में छल नहीं है ना। तो हम इनके साथ में कुछ इस तरह का चाहते हैं कि मतलब जी, जैसे हमने कोशिश की लगातार, बीच बीच में हमने कोशिश भी की है कि हम कोई माध्यम बन के बीच में समझौता हो, लेकिन कंपनी प्रबंधक की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया सकारात्मक कि मतलब जो मजदूरों के ऊपर जो शोषण हो रहा है लंबे समय से, वो रोका जाए। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रशासन भी लगातार इनका साथ दे रहा है। अभी आप देख रहे थे कि आज भी हमारी ही कंपनी में लगातार हेड्रा निकालने का, मशीनें निकालने का जो काम हो रहा है लगातार, आज भी एसएसपी महोदय के द्वारा डायरेक्शन दिया गया। जिस हाइड्रा को निकालने में लोग बाहर हैं वो कानून नहीं देख रहा है, लेकिन कानून ये देख रहा है कि भाई कंपनी का फायदा कैसे हो, वो कानून देख रहा है। तो जो कानून है उसको कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, जो कि दिख रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, मतलब मजदूर जो है वो अपनी कंपनी प्रबंधकों से ही, उनके द्वारा करे गए कार्यों से ही परेशान है, तो यूनियन उन्हें उन सब उत्पीड़न से बचाता है। जी सर, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जो जय जवान जय किसान का नारा है, आजादी के बाद से आप उसे कितना समर्थ मानते हैं, कि वो कितना सार्थक है अभी? देखिए, सरहदों पे जो जवान हैं वो किसानों के बेटे हैं, वो सरहदों की रक्षा करते हैं, खेतों में किसान खेती करते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया गया था कि ये दोनों को मजबूत किया जाए। लेकिन आज जवान बॉर्डर पे परेशान है, वो बॉर्डर पे लड़ता है, लेकिन वो उसका जो पीछे परिवार है, वो परिवार अकेला रहता है, वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ता है, लेकिन उस हिसाब से उसको जो है संसाधन नहीं मिल पाते।
परिवार कहीं रहता है, वो कहीं रहता है। इसी तरह से किसान है, किसान की खेतों में मौत हो जाती है, कभी बिजली गिरने से हो गई, कभी कोई जहरीला सांप काट गया उससे हो गई, तो उनके लिए कोई मुआवजा नहीं, सरकारों की तरफ से कोई कुछ नहीं है। हालांकि देखिए, देश में ये किसान और जवान, ये नारा जब दिया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, उस समय कई ऐसे किसान प्रधानमंत्री रहे हमारे देश में। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी किसान प्रधानमंत्री हुए, देवेगौड़ा जी हुए। तो पहले किसान प्रधानमंत्री होते थे, वो किसानों का दर्द समझते थे, उनको पीड़ा मालूम थी। आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो व्यापारी हैं, तो वो व्यापारियों की ही बात करते हैं, उद्योगपतियों की बात करते हैं, कॉरपोरेट की बात करते हैं, किसान की बात नहीं करते। इसीलिए 13 महीने आंदोलन करना पड़ा। हमारी जो मांग थी, हमने पहले दिन से कहा था कि जैसे ये कानून देश में आए हैं, ये पूरा संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि ये कानून बहुत गलत बन गए, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, रिपील करना पड़ेगा। सरकार अपनी जिद पे अड़ी रही। आखिर में 13 महीने बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, ऐसे कानून हमारे देश में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कानून बन गए थे, वो खेती जड़ी कॉरपोरेट के हाथ में चली जाती और किसान उन्हीं के अपने ही खेतों में मजदूर बन के रह जाता, और इसीलिए ये आंदोलन चला, वो कानून वापस हुए। लेकिन आज भी एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी नहीं पाती, वो बड़ा मुद्दा है, उसके लिए भी लड़ाई आगे लड़ेंगे हम। तो एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, उसको लेके भी हम आंदोलन करेंगे। एमएसपी मिलनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसान को नहीं मिलेगा तो किसान की फसल का मूल्य उचित नहीं मिल पाएगा। देखिए, एक कंपनी जो है वो अगर 10 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट बनाती है तो उस पर एमआरपी लिखते हैं, वो एमआरपी से कम उसको नहीं बेचते। लेकिन किसान का जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वही उसको नहीं मिलता। आज मान लो सरकार ने घोषणा कर दी कि 2000 रुपये एमएसपी आपको दिया जाएगा, लेकिन वो स्थिति जमीन पे ये है कि वो 1200-1300 में ही किसान को बेचना पड़ता है। गवर्नमेंट की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। मंडियां गवर्नमेंट ख़त्म करते जा रही है। बिहार में मंडियां लगभग ख़त्म हो चुकी, यही स्थिति यूपी में है। इसलिए कॉरपोरेट को बढ़ाने के लिए सरकारी मंडियां अगर ख़त्म हो जाएंगी तो कॉरपोरेट प्लेयर आएगा, वो आएंगे, प्राइवेट प्लेयर आएंगे, वो अपनी मर्जी से खरीद करेंगे, अपनी मर्जी से उसको बेचेंगे। तो यही स्थिति ये आम जो उपभोक्ता है उसको समझना चाहिए कि अगर एक 2000 रुपये का अनाज लेके अपने अनाज गोदाम में बंद कर लेंगे कॉरपोरेट, और उसको 2-4 महीने बाद 4000 में बेचेंगे, तो आम उपभोक्ता पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब तो इन्होंने जो उससे अनाज पे जीएसटी भी लगा दिया, 5% इस गवर्नमेंट ने लगाया। आज़ादी के 76 साल में आज तक किसी गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया अनाज पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी वस्तु है कि हमें अनाज की ज़रूरत पड़ती है। 3 टाइम भूख लगती है तो हमारा अनाज से पेट भरता है। ये आवश्यक वस्तु है, इस पर तो कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये सरकार है ही कॉरपोरेट की, तो कॉरपोरेट की बात करती है। और सरकार अगर ये टैक्स कम कर दे, जैसे खेती पे जो फंजीसाइड है, पेस्टिसाइड है, उस पर पहले 18% जीएसटी था, अब उठा के 28% कर दिया। जो पोटाश 1100 रुपये मिलती थी, आज वो 1700 रुपये में कर दी गई है। जो डीएपी का बैग 1300 में था, हालांकि आज से ये सरकार के आने से पहले वही डीएपी 1000 से कम थी, लेकिन आज उसका रेट जो 1900 रुपये हो गया। डीजल का रेट 100 रुपये से ऊपर चला गया है। तो ऐसे में खेती करना बहुत मुश्किल है। ये दबाव किसानों के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से जो उनको मूल्य जो किसान को नहीं मिल पाता, इसीलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, इसलिए कर्जे में दबा हुआ है वो। इस ओर किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए, मजदूरों की ओर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो मतलब जो जवान है उसका परिवार एक बार को सरहद पे दुश्मनों से लड़ सकता है, पर प्रशासन से नहीं लड़ पा रहा। जी सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो आपकी संगठन है, हर संगठन को चलाने के लिए एक फंड की जरूरत होती है जी। तो आप अपने फंड्स कैसे मैनेज करते हैं? इतनी बड़ी आपदा चलती है, मतलब कोरोना महामारी भी रही, और आपकी प्रबंधक जिस तरह से आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आपने फंड कैसे मैनेज किए? देखिए, जो फंड है हमारा, जैसे यूनियन में होता है कि जो भी यूनियन के सदस्य होते हैं, हम उनसे सदस्यता शुल्क लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि जिस तरीके से मतलब जैसे 100-150 रुपये है सदस्यता शुल्क,
और मर्जी से कोई 500 रुपये भी दे सकता है विशेष शुल्क के रूप में, कोई 500 भी दे सकता है, कोई 1000 भी दे सकता है। तो हमारे जो ऐसे भी कुछ मजदूर साथी हैं जो 500 भी लगातार देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि 1000 भी देते हैं। अभी इस जो 2018 से लेकर अब तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी ये 16 मार्च के बाद भी लड़ाई में ऐसे ऐसे भी मजदूर साथी हैं जिन्होंने 10-10 हजार का सहयोग राशि दिया है। तो आप देखेंगे कि मजदूर भी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे भी हैं जी कुछ नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि 10,000 भी दे रहे हैं, कुछ 5,000 दे रहे हैं, कोई ऐसे भी हैं कोई 1000 दे रहे हैं, कोई 1500 दे रहे हैं। तो वो मजदूर हर तरह से हैं, जो कुछ घर से निपुण हैं, घर से उनकी बैक सपोर्ट अच्छी है, तो इस तरह से वो सहयोग करते हैं। जी, मतलब मजदूर जो हैं अब उनकी जेब भले ही छोटी है पर दिल बड़ा रख के वो दान करते हैं। जी, तो सर जैसे आप सभी बारी बारी इसका जवाब दे सकते हैं कि जो कृषि भूमि बेचकर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसका प्रभाव शहरों पर और किसानों पर कैसे पड़ेगा? शहरों पर कैसे पड़ेगा वो आप बता सकते हैं, किसानों पर कैसे पड़ेगा वो आप बता सकते हैं। सर आपसे फिर देखिए, आपने जो कहा यहाँ पर जो है ज़मीनें हैं वो उसको बेच के, और ये देख सकते हैं आप फुलसुंगा एरिया जितनी भी था, या जो है आप इस एरिया में देखे होंगे अशोक लीलैंड का एक जो यहाँ गाड़ी लगती है, उसमें हमने खुद देखा है 2006 में, उसमें इतनी बढ़िया फसल लगती थी, यहाँ तक कि जो है वहाँ पर सोयाबीन की फली इतनी बढ़िया लगती थी। लेकिन आज जो है वो कौड़ियों के भाव में, जब हमने सुना कि 1 रुपये जो है स्क्वायर फीट में दिया गया है, तो हमारी मतलब आँख जो है उल्टी की उल्टी रह गई। 1 रुपये स्क्वायर फीट में पूंजीपतियों को दिया गया, आज जो है पूंजीपतियों के हाथ में है, और देख सकते हो वो ज़मीन बंजर हो गया। उससे रुद्रपुर की जनता हो या उत्तराखंड की कोई बेनिफिट नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरे जो एरिया जितने कॉरपोरेट के बना हुआ है, वो सारी ज़मीनें जो है आज की तारीख में कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है और फसल छीन गई किसानों से। तो इसलिए जो है ये शहर जो बसाए जा रहे हैं, आप देखें शहर में भी कितना आज की तारीख में जो सिडकुल में हालात है, हम लोग रोज़ आए दिन सिडकुल में घूमते हैं, सिडकुल में इतनी हालात ख़राब है कि 95% मजदूर जो है 8,000, 7,500, 8500 रुपये पर करने के लिए मोहताज हैं, और रुद्रपुर में उनका खर्चा नहीं चल पा रहा। कितने मजदूर यहाँ से पलायन कर गए, कितने मजदूर जो है भूखमरी के कगार पर आत्महत्या कर गए। आज की तारीख में बात हकीकत है कि जवान भी सरहद पर जो है शहीद हो रहे हैं, और ये हमारे मजदूर और किसानों के ही बेटे हैं। हम जाएं सरहद पर तब भी जो है किसान मजदूर के ही बेटा बनेंगे। और आज की तारीख में एक जो है उस पर हाईलाइट हो जाती है, लेकिन मजदूर यहाँ पर घंटे में 2 से 3 मजदूर जो है यहाँ पर आत्महत्या या जो उनको मार दिया जाता है कॉर्पोरेट द्वारा, उस पर कहीं भी किसी मीडिया में आवाज़ नहीं उठती, आप देखे होंगे। तो ये शहर और जो है किसानों को बर्बाद करने के नया जो है कॉर्पोरेट का बनाया गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए पूंजीपति के पास पैसा है, तो वो पूंजीपतियों को इतनी छूट क्यों दी जाती है? हमारे देश एक सबको पता है कि जो है प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं गरीबों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप देखे होंगे कोरोना काल से लेके अब तक जितने भी मरे हैं सबसे ज़्यादा गरीब मरे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार गरीब हुए हैं। आज वो घरों में भी रोटी बिना जो है तड़प रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगह ऐसे हुआ, भूखे जो है फांसी लगाने की नौबत आ गई, घरों में अपने पैक हो गए। तो ये जो है बहुत दुर्भाग्य हमारे देश की, और ये कॉरपोरेट आने से शहर तो विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो खेती वाली जो ज़मीन थी सब नवोनबूत मिट गए, सब जो है नष्ट हो गया, और उससे देश का ही कहीं ना कहीं नुकसान है। इस बात मैं आशा करूंगी आपकी ये आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। सर आप बताएंगे कि किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, किसानों पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आम जनता पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि वही चीज़ है कि जब कॉलोनाइज़र आ जाएगा, कॉलोनियाँ काटेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, है ना, जो उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर बंजर पे आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ फसल नहीं होती वहाँ फैक्ट्रियाँ भी लग जाएँ, कॉलोनियाँ बन जाएँ, कुछ हो जाए। लेकिन जो उपजाऊ ज़मीन है उसको ऊपर ऐसी चीज़ें अगर आएंगी तो अनाज की पैदावार में कमी आएगी। अनाज की पैदावार वैसे ही हमारे देश में कम होती चली जा रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ नदियाँ जोड़ने का कोई पानी का संसाधन नहीं है, बिना पानी के अनाज नहीं पैदा हो सकता। कोई नई टेक्निक हमारे देश में नहीं आती। जैसे एक इजराइल जो है छोटा सा देश है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट है, वहाँ से हमारे किसानों को वहाँ पे भेजा जाए और वहाँ पे वो टेक्निक सीखने के लिए भेजा जाए, उसको वहाँ से सीख के आएँ, तो बड़ा कुछ यहाँ बदलाव आ सकता है। जैसे खेती के साथ में और दूसरी चीज़ें हैं, फलों के बारे में बताया जाए, सब्जियां की पैदावार की जाए। हमारा किसान जो है, हमारी ज़मीन बहुत अच्छी है हमारे देश की,
किसान हमारा बहुत मेहनती है, मजदूर हमारा बहुत मेहनती है, लेकिन वो उगा तो लेता है, सब्जियां उगा लेता है, फल उगा लेता है, स्टोरेज की बड़ी समस्या है। बहुत सारा 50% अनाज, 50% फल सब्जियां तो ये बिना स्टोरेज के ही ख़त्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। उसके ऊपर अच्छे स्टोरेज बने, किसानों को सब्सिडी दी जाए ताकि सब्जी स्टोर करने के लिए स्टोरेज बने, और दूसरा उनका ऐसा स्ट्रक्चर बने कि वो हम दूसरे देशों को सप्लाई कर सकें। जैसे अभी श्रीलंका में कितनी बड़ी भुखमरी आई, वहाँ पे हम भेज सकते थे अपनी सब्जियाँ, फल, दूध, हर चीज़ भेज सकते थे, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट ऐसे संसाधन हमारे पास ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं है कि हम सरकारों का जो बेरुखी है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसानों के, मजदूरों के ऊपर सरकारें ध्यान देंगी और इनके फसलों के ऊपर ध्यान देंगी, स्टोरेज के ऊपर ध्यान देंगी, तो हमारा देश अपने देशवासियों को तो अनाज खिला ही खिलाएगा। हम सरप्लस लेके बाहर विदेश में भी भेज सकते हैं, उसका फ़ायदा सरकार को भी होगा और मजदूर किसान को भी फ़ायदा होगा उसका, जब हम हमारे बाहर दूसरे देशों में जाएगी। जैसे अभी खाड़ी के देश हैं, वहाँ चावल जाता है, यहाँ से दूसरे अनाज जाते हैं। पाकिस्तान में प्याज बहुत जाता है हमारे देश से, पान जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में यहाँ से डबल से भी ज़्यादा रेट है उनका, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारा बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ हमारा देश जो है फ़ायदा नहीं उठा पा रहा उस चीज़ का। दूसरे देश जो है 5-5, 7-7 हज़ार किलोमीटर से आके वहाँ सप्लाई कर रहे हैं अपना अनाज, फल, दूध, सब्जियाँ कर रहे हैं, लेकिन हम उसका बॉर्डर को ना खोल के हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए और दूसरे बांग्लादेश को इधर सब्जियाँ जाने लग जाएँ, म्यांमार है, ये जितनी भी हमारी सरहदें लग रही हैं, श्रीलंका है, तो इनको अगर अनाज जाने लग जाए तो हमारे पूरा किसान जो है खुशहाल हो जाएगा, मजदूर खुशहाल हो जाएगा। जी, रही बात टेक्निक की, तो जैसे आपने श्रीलंका में जो आपदा आई वो इसी वजह से आई क्योंकि वहाँ पे एकदम से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अपना लिया बिना किसी जांच पड़ताल के, इसलिए अभी वहाँ पे इतनी भुखमरी और सब आपदा फैली है। तो आप क्या कहेंगे कि जो किसान है उसको एकदम से टेक्नोलॉजी की ओर दौड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं है। जो आज से पहले धान की एवरेज, आज से 20-30 साल पहले धान की एवरेज 14, 15, 12, 10 कुंटल हुआ करती थी प्रति एकड़, वो आज 40, 45 कुंटल है। तो ये नई टेक्निक आई, नई दवाइयाँ आई और नए इम्प्लीमेंट्स आए जिनसे जुताई हुई। तो ये सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है ना, उसके सिस्टम से आप चलेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा और किसानों को फ़ायदा हो भी रहा है। लेकिन हम ये बताइए कि अनाज को इतना उगा के, इतना पैदा करके हम उसको ले कहाँ जाएं जब हमारा बिकेगा नहीं हो, जब उसकी मार्केटिंग नहीं है तो उसको उगाने से फ़ायदा क्या? हाँ, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। पहले हमारे देश के लोगों को अनाज मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए, कम दाम में मिलना चाहिए। उसके बाद में हम उस जो सरप्लस है उसको विदेशों में भेजें तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उसका फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, मजदूरों को फ़ायदा होगा जो उसमें लगे हुए हैं, जो उसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हमारा गन्ना जो पहले प्रति एकड़ 200-250 कुंटल निकलता था, आज वो 600, 700 कुंटल उसको किसान जो है काट रहे हैं, क्योंकि अच्छी वैज्ञानिकों ने अच्छी प्रजातियां जो हैं लेके आए हैं, नई टेक्निक लेके आए हैं। लेकिन हमारे पास देखिए कॉरपोरेट का इतना बड़ा सिस्टम खराब हो पड़ा है कि एक साल उनकी पेमेंट नहीं देते किसानों की। जब गन्ना किसान डाल देगा उसके बाद में एक साल पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो फिर उसका उत्साह कम होगा ना, उत्साह से कैसे काम कर पाएगा, अपने खर्चे कैसे चला पाएगा। कुछ किसान तो ऐसे हैं वो गन्ने पे ही आधारित हैं, सारा उनका पूरी फसल चक्कर ही गन्ने पे ही चलता है उनका, और वो एक साल अगर पेमेंट नहीं मिलेगा कहाँ से अपने बच्चों की फीस देगा, वो कहाँ से घर के खर्चे चलाएगा। तो ये इन चीज़ों पे सरकारों को काम करना चाहिए। तो बैलेंस और टेक्नोलॉजी और सपोर्ट दोनों में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपकी कंपनी है इंटार कंपनी, उसमें आपको यूनियन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या कहानी रही आपकी, मतलब आप उस पर प्रकाश डालना चाहें तो? देखिए, कानून यूनियन बनाना एक मजदूरों का कानूनी राइट है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें किसी को, चाहे वो कंपनी का मालिक हो या समाज में कोई भी हो, हर कोई जो है, हर किसी सेक्टर में यूनियन बनाई जाती है, संगठित होते हैं लोग और जो है अपना संगठन बना के अपने जो अधिकारों के मुद्दों को उठाते हैं। तो इसी तहत जो है हमारी कंपनी में पहले यूनियन नहीं थी। कई सारे जो अधिकार थे, जो कानूनी प्रोसेस थे, वो जो मजदूरों को मिलने चाहिए वो नहीं दिए जाते थे। इस वजह से जो है हम लोगों को, जैसे
अगर 100 से ऊपर मजदूर हैं तो कंपनी में ये लॉ है कि कम से कम जो है श्रम कानून में लॉ है कि मजदूरों को कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, फिल्टराइज पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और तमाम सारे बहुत सारे अधिकार हैं मजदूरों के जो उन्हें मिलने चाहिए। जब वो नहीं मिलते हैं और जो है तमाम सारा जो है मालिक की ओर से जो है प्रबंधक की ओर से उत्पीड़न होता है, जैसे कि जो है हमें ये कानूनी राइट है कि 3 महीने के बाद जो है परमानेंट कर देना चाहिए, मगर हम 10-10 साल जो है कंपनी को दिया, उसके बाद भी हमें परमानेंट नहीं किया। परमानेंट के लिए भी ये कंफर्म लेटर के लिए भी हमें जो है आवाज़ उठानी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा, तब जाके हम 10 साल बाद हम जो है अपने आप को कह पाते थे कि हम परमानेंट हैं। जो हमें वार्षिक छुट्टियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी। तो ऐसे तमाम सारे जो अधिकार हैं जो हमें नहीं प्राप्त होते थे। इस वजह से जो है हमें जो है किसी को भी जो है गेट बंद कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, या कभी कभी जो है ऐसा होता था कि हमारे घर से कोई जो है हम ड्यूटी पीरियड में हैं और हमारे घर से किसी का कॉल आया, हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, तो हमें गेट पास या छुट्टी नहीं दी जाती थी। ऐसे में कई जो है ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे जो है बहुत बड़े जो है घटना हुई हैं। कई जो है प्रेगनेंसी के जो है केसों में मिसकैरेज हुआ है और कंपनी ने उनमें जो है गेट पास नहीं दिया ड्यूटी पीरियड में। तो इसलिए जो है हमें अपने अधिकारों के प्रति जो है ये यूनियन बनानी पड़ती है और ये हमारा कानूनी राइट है और सरकार की तरफ से जो है इसको अप्रूव किया गया है, ना कि जो है कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला है। तो मतलब राइट्स और मैनेजमेंट को लेकर आपको यूनियन बनानी पड़ी। जी जी। तो सर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा शहर है वो उधम सिंह नगर, वो एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर है, तो क्या सिर्फ उनके नाम पर एक शहर रख देने से हम उनको एक सम्मान दे पा रहे हैं? नहीं, सम्मान नहीं मिल पा रहा। उनके नाम से शहर का नाम रख दिया, ज़िले का नाम रख दिया, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टेक्निकल कॉलेजेस आए उनके नाम से, और उनके नाम से और सामाजिक चीज़ें आएँ जो किसी लोगों को फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। खाली एक शहीदों के नाम से एक नाम रख देना और उसके बाद में फिर उनको भूल जाना, ये सरकारों की बेरुखी है। हालांकि आम जनता तो शहीदों को हमेशा सलाम करती है, उनको उनके शहीदी दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे हम याद करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, और 31 तारीख को भी हम शहीद उधम सिंह के वहाँ पे पहुँचेंगे और माल्यार्पण करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि शहीदों के नाम पे और सी बहुत सारी चीज़ें हम लाई जा सकती हैं, कॉलेज लाए जा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम जो है हम उनके नाम पे रख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा सिडकुल है, हमारे इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शहीदों के नाम पे हम कर सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा, वो होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, शहीद उधम सिंह नाम रख देने से चीज़ें नहीं होती। जिस तरीके से आप देखोगे कि जो हॉस्पिटल है, शहीद उधम सिंह हॉस्पिटल होना चाहिए शहीद उधम सिंह के नाम से। उस हॉस्पिटल में पर्चा इतना कम हो, दवाई बहुत अच्छी हो, डॉक्टर अच्छे बैठे वहां पर, मतलब लगे कि उधम सिंह का शहर है, लगना चाहिए। क्योंकि उधम सिंह आम समाज के लिए जीता था। उन्होंने अपना नाम, जब देश में फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रख दिया। क्यों रखा? इस पर भी तर्क करने की जरूरत है, इस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है कि वो देश को बांटना नहीं चाहते थे, वो देश को एक मुट्ठी में बना करके रखना चाहते थे। इसीलिए उनका नाम, उन्होंने अपना जो नाम था शहीद उधम सिंह जी ने जो अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा। तो आप ये देखिए कि आज जो देश के अंदर फूट डालने का काम किया जा रहा है, हिंदू है, मुसलमान है, छोटी जाति, बड़ी जाति, मजदूर, किसान, मतलब अलग अलग एंगल से मतलब सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है, मतलब लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है खाली राजनीति के चक्कर में। इस गंदी राजनीति के चक्कर में देश का ये अपने आप से जो राजनीतिक लोग बैठे हुए, विशेषज्ञ बैठे हुए बड़े बड़े, ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश को बांट रहे हैं। और कभी भी गरीब आदमी कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहता है, ना मजदूर, ना किसान, ना छोटा दुकानदार, ना छोटा व्यापारी। ये हमेशा यही चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े। लेकिन इन्होंने एक ही प्रोपोगंडा है कि पूंजीपति आगे बढ़े, मजदूर आगे ना बढ़े, किसान आगे ना बढ़े। आप ये देखिए कि इतना प्रोटेस्ट क्या पूंजीपतियों को करना पड़ा था? किस लिए? जैसे ये एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं किसान, लेकिन क्या पूंजीपतियों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ा कि भाई हमारे को भी ये एक रेट मिलना चाहिए? ये तो नहीं। इन्होंने तो कुरकुरे का भी रेट ये खुद तय करते हैं, ये कोई भी मटेरियल, बिस्कुट का रेट भी खुद तय करते हैं, हर चीज का खुद रेट ये तय करते हैं। किसान सुबह खेत में जाएगा, पूरा दिन उस खेत में गुजारेगा, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, क्या उसको राइट नहीं है उस मेहनत का, मेहनताना मांगने का?
लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, सोचने की बात है। और दूसरा, ये जो शहीद उधम सिंह जी का शहर है, हम शहीद उधम सिंह जी के शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं 31 जुलाई को। किसान साथी भी हमारे साथ रहेंगे, मजदूर साथी भी रहेंगे, सामाजिक संगठन टोटल सभी मिलकर के जो हमारा धरना स्थल है वहां पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे और शहीद उधम सिंह को याद करें और अपनी विरासत को याद करें, जो विरासत हमें बहुत लड़के फ्रीडम मतलब फाइट करने के बाद में मिली है। उस फाइट को जो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे लिए इतनी शहादतें की, फिर जाकर के देखिए हमें ये देश में हमारे में आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए, तब जाके आज ये देश में जो राज कर रहे हैं, जो आज जो देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तब जाकर के ये देश यहाँ पर पहुंचा है। तो मतलब मजदूर और जो किसान है वो वसुदेवा कुटुंबकम का नारा लगाते हैं। जी सर, मेरा ये सवाल एक और है कि एक पौधा है यूकेलिप्टस, उसको किसानों का मित्र कहकर भारत में लाया गया था, पर अब तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है, उससे पानी का स्तर भी कम हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे यूकेलिप्टस के पौधे पर कुछ? देखिए, जो हमारे देश के पौधे हैं वो यूकेलिप्टस नहीं है, ये बाहर से मंगाया गया था दलदली ज़मीन के लिए। तो हमारे देश में इतनी दलदली ज़मीन नहीं है, ये बेसिकली रशिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए पौधा था, यहाँ दलदली ज़मीन है। हमारे जो आम दरख्त हैं, हमारे देश के दरख्त हैं, वो नीम है, पीपल है, और बड़ का दरख्त है जो वो हमारे देश का है, शहतूत है। और ये चीज़ें, ये दरख्त जो हैं ये हमारे देश के अपने दरख्त हैं। तो ये अगर लगेंगे तो इसी से हमारा, जैसे आज मौसम में इतना बदलाव आ गया है, ठीक है, कहीं गर्मी है, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगी। जंगल हमें लगाने पड़ेंगे, दरख्त लगाने पड़ेंगे। जैसे पंजाब में अभी एक मुहिम चली है कि वहाँ पे जंगल है नहीं पंजाब में, तो वहाँ पे सरकार ने भी अच्छी पहल की है। और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने, जितने भी हमारे जथेबंदियाँ हैं किसानों की, उन्होंने पहल की है कि एक ट्यूबवेल पे कम से कम 5 पेड़ आप जरूर लगाएं। हालांकि यहाँ की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी सरकार पहल कर रही है। अभी कल ही मेरे अपने गांव में 1000 पौधा जो है उन्होंने इसका सागवान का भेजा है। लेकिन उसको लगाना पौधे को और उसको पालना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक पौधे भेज के गांव में भेज देना, यही जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती सरकार की। उसको पौधे को लगवाना और उसको पालना, उसको बड़ा करना, ये जिम्मेदारी भी है। तो ये हमारे जो बेसिक हमारे देश के जो पौधे हैं वही लगने चाहिए। यूकेलिप्टस बिल्कुल ये पौधा जो है बैन होना चाहिए। तो ये पौधा बैन होना चाहिए और जितने पौधे हम लगाते हैं उनको जीवित रखे रहना चाहिए। जी, तो सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि सतर्क भारत के माध्यम से अगर आज आप जुड़े हैं तो आप अपने कंपनी प्रबंधक और अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा सवाल है आपका। हमारा अपने साथियों से तो अपील लगातार यही रही है कि एक रहो नेक रहो। ये नारा रहा है हमारा कि जब तक हम लोग एक हैं तो जो प्रबंधक है, जो हमें दबाना चाहता है, हमें कुचलना चाहता है, हमें अपनी कंपनी से निकाल देना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, कंपनी प्रबंधक से तो हमारा लगातार यही अपील रही है कि देखिए, जब हम 2 लोग आपस में राजी हैं तो तीसरा पक्ष कोई भी हो, वो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी बाहर के जितने भी लोग हैं, आप कहते हो हमें लगातार, आप माध्यम से कहते हो अपने लोगों के माध्यम से कि आप के साथ में हम समझौता इसलिए नहीं करना चाहते, आप बाहर से राय लेते हो। लेकिन आप 25-25 हजार के आपने वकील रखे, यहां तक कि 10 लाख के भारी इनकम वाले जो वकील, वहां से आप सुप्रीम कोर्ट का वकील लेकर के आए हैं। तो आपने तो कभी नहीं अपने आप को छोड़ा कि हम वकील नहीं लेंगे, आप राय जिससे मर्जी लो, हम राय जिससे मर्जी लें, हम भी स्वतंत्र हैं और आप भी स्वतंत्र हो। हमारा यही रहेगा कि अगर आप इस लड़ाई को और बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ेगी, क्योंकि घर के मुखिया को ही लड़ाई को समेटना होता है। आप घर के मुखिया हैं और घर के मुखिया का ही सर्वोत्तम कर्तव्य बनता है कि वो आगे बढ़े और हम लोगों के साथ में मिलकर के चले। हम भी चाहते हैं कि कंपनी भी चले, हम तो उद्योग हित में और श्रमिक हित में दोनों में काम करते हैं। हमने लगातार, आप देखोगे कि 6 तारीख से जब से हमारी कंपनी खुली है तब से लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान झूठे आरोप लगा करके हमारे साथियों को बाहर किया जा रहा है। अभी देखिए, डीएलसी जो डिप्टी लेबर कमिश्नर महोदय ने भी कहा कि इनको लेटर तक भी लिखना नहीं आ रहा है। उसमें भी इन्होंने कि ऊपर लिखा हुआ है कि आप जवाब दीजिए 72 घंटे में, और नीचे उसके सीधा उल्टा किया हुआ है कि हम आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हैं, यानी पटवी इनकी और चितवी इनकी। तो आप ये देखिए कि इनको इतना नहीं पता है कि लेटर किस तरीके से दिया जाता है, लेटर का प्रारूप क्या होना चाहिए, वो भी डीएलसी महोदय इनको समझा रहे हैं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है।
अगर ये सही मायने में ये चाहते हैं कि हम भी बढ़े, कंपनी भी बढ़े, तो इनको आगे बढ़ के समझौता करना चाहिए, मांग पत्र पे बात करनी चाहिए और श्रमिकों के साथ में अच्छे माहौल में बातचीत करके समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। यही कहूंगा प्रबंधक से भी, और श्रमिकों से तो मेरा लगातार यही कहते हैं हम कि आपस में एक रहो, नेक रहो। जी जी, तो एक रहे, नेक रहे, सम्मान के साथ आगे बढ़ते रहे। जी सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल कि आप किसान भाइयों और सरकारों को क्या अपना मैसेज यहाँ से भेजना चाहेंगे सतर्क भारत के माध्यम से आज? देखिए, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर खेती बचानी है, अपने जंगल बचाना है, अपनी ज़मीन बचानी है, तो जो जनरेशन है हमारी, उनको खेती से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के बिना काम चल सकता है लेकिन अनाज के बगैर हम नहीं गुजारा हो सकता। अनाज तो हमें चाहिए। तो अनाज को सेफ रखना, अनाज को उगाना, अनाज को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सरकार कोई भी आए, आप वोट किसी को भी करें, लेकिन आप अपने खेतों पे ज़रूर ध्यान रखें, आप अपने ज़मीन पे ध्यान रखें, वो कॉरपोरेट ना हड़प ले उसको। कॉरपोरेट की जेब में अगर खेती चली गई तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे, अनाज बहुत महंगा हो जाएगा। तो बच्चों को खेती से जोड़ा जाए। बच्चे खेती करना नहीं चाहते, जो नई जनरेशन है वो खेती नहीं करना चाहती, क्योंकि खेती जो है वो लाभकारी नहीं रही, उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। वो देखते हैं कि हमारा जो पिताजी हैं, माताजी हैं, वो कैसे जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्जे में ही है, तो वो खेती से बच्चे दूर हो रहे हैं। उनको खेती में जोड़िए, आप उनको खेती में लेके आइए और समझाइए, नई टेक्निक से जुड़िए। किसान भाइयों से यही मैं कहूँगा, नई टेक्निक से जुड़ें और जो है अपना ज़मीन से जुड़ के रहें। सरकारें कोई भी हैं, आप वोट किसी को करें, सरकार कभी कोई आएगी, कभी कोई आएगी, लेकिन आप अपना जो पुश्तैनी आपका है, वो व्यवसाय है, उसको आप जरूर रखें, ध्यान रखें उसका। तो सर, आप कोई आखिरी संदेश हमारे माध्यम से, कोई मैसेज जो है आप जनता और अपने साथियों में पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसे आपने 2-3 सवाल किए थे हमारे अध्यक्ष महोदय से, एक तो कोष के मामले में, क्या हमारे रुद्रपुर की जनता इतनी कमज़ोर है कि जो मजदूर आंदोलन करेंगे तो सहयोग नहीं करेगी? आपने देखा होगा किसान जो है इतने सहयोग किए, जो है देखा होगा आपने 378 दिन सहयोग किया, और यही भारत की जनता, यही जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर घेर रखे थे, पूरी तरीके से सहयोग किया और मोदी सरकार जी को झुकने पर मजबूर किया। उसी तरीके से रुद्रपुर की जनता पर इंटरार्क मजदूर संगठन उधम सिंह नगर का पूरा पूर्ण विश्वास है कि रुद्रपुर की जनता जो है हमें भूखे नहीं मरने देगी और पूरा सहयोग करेगी, और कर रही है। अभी तक अनाज हमारे पास इतने चट्टे लगे हैं कि शायद 2-3 साल भी चले आंदोलन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पैसे से लेकर तमाम सारे अभियान भी चलाए हमने। रुद्रपुर की जनता हमारे साथ है और कभी नहीं छोड़ेगी, हमें ये भरोसा है, और रुद्रपुर की जनता और अपनी जनता पर दोनों को भरोसा है हमको। दूसरी है यूनियन। देखिए, जब जरूरत पड़ती है, एक तो गतिरोध, दूसरा है कि उससे तो मालिक को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर हमारे कंपनी में 600 कर्मचारी हैं, 600 से ना बात करके उसको जो है पदाधिकारी 4-5 से बात करनी पड़ती है। तो ये फ़ायदा उठाने वाली बात है कि अगर किसी का ईगो हर्ट होगा तो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि देश में कई चीज़ ऐसे हैं जो लाभ मिलने होते हैं गरीबों का, उस गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता है, अमीर उसका फ़ायदा उठा लेता। आपने तमाम सारे चीज़ें देखे होंगे, जिसको राशन कार्ड की ज़रूरत होगी उस बेचारे को पता ही नहीं होता राशन कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी तरीके से अगर हमारा मालिक चाहे, कई कंपनियों में हो रहा है, टाटा से हमारी कंपनी तो बड़ी है नहीं ना, ग्रुप बड़ा है, लेकिन टाटा के मालिक आज भी यूनियन का फ़ायदा उठा रही है। 4 लोगों से बात करके वहाँ 4000 से ज़्यादा मजदूर है, फ़ायदा उठा रही हैं। हमारे मालिक चाहें तो 4 लोगों से बात करके जो हमारे 1000 मजदूर है दोनों प्लांट के, वो फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन अब ऊपर वाले की दया है कि कैसे जो है उन्होंने यूनियन की गलत ठहरा रहे हैं। दूसरा है सतर्क भारत बराबर ही जो है हमारे आंदोलन से लेके पूरे जो जेन्युइन मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि रुद्रपुर के जगह जगह उठा रही हैं। तो मैं जनता के संदेश दूंगा कि सतर्क भारत जिस तरीके से जनता की आवाज़ उठा रही है, इंटरार्क का जो आवाज़ उठा रही है, जो आज तक लगातार, और जो प्रबंधक है हमारा, हम यही कहेंगे कि दोनों लोगों का सद्बुद्धि दे, और ये जो झगड़े जो बढ़ते जा रहे हैं, एक जो है मनभेद में बदला है, उसको जो भेदभाव खत्म करके एक पटरी पर आकर समझौता करना चाहिए। इससे नुकसान दोनों का है। ये कंपनी ना सोचे कि मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि आज जो कंपनी इंटरार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल पंतनगर, जो लगातार जो है 8 से 10 कंपनियों में आउटसोर्स काम करवा रहे हैं। अभी जो है झरझर में एक बिल्डिंग गिर गया, नुकसान और दुख हमें भी है। उस बिल्डिंग का नुकसान की भरपाई कहाँ करनी पड़ेगी हमें भी पता नहीं है, ना कंपनी को पता है, क्योंकि एक बार किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाता है। आप देखे होंगे नोकिया आज भी मोबाइल नहीं उठ सकता है, कई मोबाइल आगे आ गई।
तो उस तरीके से इंटरार्क के हम नहीं चाहते गुणवत्ता कम हो जाए कि कल को हम खुद अगर ड्यूटी पर जाएं तो कल को हमें ये करना पड़ेगा हमारी कंपनी हम लोगों के झमेले में जो है फंस के और हमारी कंपनी पिट गई। तो हम कहेंगे जो आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों लोग बैठ के बातचीत कर कर इस मुद्दे को हल करके समस्या का समाधान करके और कंपनी को और ऊंचाइयों पर कैसे ले चलना है इस पर विचार करेंगे। जब होगा जब हम दोनों लोग एक साथ बैठ के बातचीत करके और कंपनी के बारे में सोचेंगे। जी, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मजदूर आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत खूबसूरत से जवाब था। आगे हम सर हमसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे एक, ताकि हम कंक्लूड कर पाए। अच्छा, अभी सौरभ जी बचे, महामंत्री सौरभ जी जो हमारे इंटार कंपनी के महामंत्री सौरभ जी। तो सर आप एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं आखिरी संदेश यही देना चाहता हूं कि सतर्क भारत की टीम कुछ दिन पहले हमारे धरना स्थल पे गई थी और जब हमारा तालाबंदी खुली थी तब हमने बड़े दुख के साथ कहा था कि ये तालाबंदी जरूर खोल दी इनने, मगर इसके पीछे जो है षड्यंत्र है इनके, और वो षड्यंत्र जो है आज दिखाई दे रहे हैं। हम उस दिन खुश नहीं थे तो काफ़ी चैनल हमारे पास में गए थे और उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मगर हमने कहा था कि ये खुशी का मौका नहीं है। ये तालाबंदी जो है अगर इनको खोलनी होती तो सचिवालय के ऑर्डर आया था उसके बाद ही खोल देते, और ये षड्यंत्र है। और षड्यंत्र अब दिख रहा है कि जो है किस तरह से आपने देखा ये जो है हमारे दलजीत सिंह पे जो है एक मुकदमा लगाया गया बाल अधिकारों का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को जो है माध्यम से जो है डीएम साहब के पास पहुंचाने के लिए गए थे तो उनके ऊपर एक मुकदमा लगा दिया। वो भारी मुकदमा है, जबकि वो जो है अभी उस पर दोष साबित नहीं हुआ। वो भारी मुकदमे लेके हमारे अध्यक्ष को जो है आज इन्होंने सस्पेंड कर दिया। जबकि एक हमारे श्रम लॉ में जो है प्रोटेक्ट वर्कमैन एक परिभाषा होती है, उसके तहत ये प्रोडक्ट हैं। उसके बाद भी जो है हमारी जो संघर्ष चल रहा वो कानूनी और गैर कानूनी में चल रहा। तो इन्होंने जो है प्रबंधक ने हमारे अध्यक्ष को कैसे जो है गलत आरोप लगा के जिसको जो है एएलसी और डीएलसी ने भी जो है उसको गलत बताया कि आप जो गलत कर रहे हो, जबकि कंपनी चलाने के जो लॉ होते हैं वो बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, और गलत तरीके से इनको बाहर निकाल दिया। फिर हमारे कोषाध्यक्ष है जो है 12 लोगों को सिर्फ ये लेटर देखोगे आप, जबकि किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले जो है उससे जवाब मांगा जाता है कि ये कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए इनको। जबकि और इसमें जो है ये स्पष्टीकरण भी मांग रहे हैं, प्लस तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी कर दे रहे हैं। और ये ऐसे ही जो है कम से कम 26 साथियों को हमारे तत्काल इन्होंने निकाल के गेट के बाहर खड़ा कर दिया। सिर्फ आरोप ये लगाया कि तुम लोग काम नहीं कर रहे, पूरी तरह बैठे हुए हो, और सभी पे 26 के 26 पे एक ही आरोप लगाया कि आप जो है काम नहीं कर रहे। और हमारे दलजीत सिंह पे जो है अध्यक्ष पे बाहर का आरोप लगाया। और हम 4 लोग जो है संरक्षित कर्मकार हैं कि बगैर डीएलसी महोदय के परमिशन के हम लोगों को जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर भी और हमारे सदस्य जो है संवादन वार्ताएं चल रही थी, फिर हमारे सदस्यों को बाहर करा। तो और जो है आप देख रहे हैं आज ही जो है पहले भी शासन प्रशासन से मिल के तमाम सारा हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं हमारे पास, किच्छा प्लांट और पन्नगर प्लांट में ऑर्डर हैं कि जो है आप मशीन नहीं ले जा सकते, कच्चा माल लाओ और पक्का माल ले जाओ। मगर हमारी कंपनी ने जो है प्रबंधक ने पुलिस की साठ गांठ से आज भी जो है किच्छा प्लांट में एक मशीन हैडरा मशीन निकाली है, और यहाँ पर भी अभी थोड़े दिन पहले एक हैडरा मशीन निकाली। ये बराबर जब से तालाबंदी हुई है हम लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा, और कोर्ट ने कोई चीज का डायरेक्शन दे रखा उसका बार बार ये उल्लंघन कर रहे हैं, और जो है ये उल्लंघन करके जो है ये माहौल खराब करना चाह रहे हैं। हमारे 26 लोगों को निकाल के प्रतिष्ठान का माहौल खराब करना चाह रहे हैं और बराबर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस गैर कानूनी और कानूनी काम के बीच में यूनियन खड़ी हुई है। ये गैर कानूनी काम नहीं करने देगी, संघर्ष करेगी और इस मामले को हल तक पहुंचाएगी। तो मुझे यकीन है कि कानूनी तरह से ही हमारी जो आपकी जो यूनियन है वो ज़रूर जीतेगी। तो सर मैं चाहूँगी कि आज की इस बातचीत को आप एक कंक्लूजन दे दें। जी, जैसी समस्याएं आ रही हैं हमारे मजदूर भाइयों के साथ में, तो ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो प्रशासन को इसमें समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। ये सरकार तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो कप्तान साहब हैं, एसएसपी, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के। इनको कोई समस्या ना आए, इनकी समस्याएं हल हों, इनका शोषण ना हो, तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारी मीटिंग्स भी प्रशासन से होती रही हैं,
हालांकि उनका सकारात्मक रुख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार परेशानी अगर बनी रहेगी तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इनके साथ में कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जरूर, प्रशासन जरूर ध्यान देगा। अगर ये सतर्क भारत के माध्यम से ये आवाज उठी है तो सरकार तक जरूर पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और जनता की एक असाधारण आवाज बनकर उठे हैं। तो रोज हम ऐसे ही असाधारण आवाजों के साथ मिलते रहेंगे और कल फिर आएंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नई आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।